नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण यानी ग्रेप 4 को लागू कर दिया है। ग्रेप 4 लागू होने के बाद दिल्ली में कई पाबंदियां लग गई हैं। इसके तहत कारखानों, निर्माण कार्यों, यातायात और यहाँ तक कि स्कूलों पर भी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल आवाज़ बंद होने को लगती, बिल्कुल सांस नहीं लिया जाता, तो बहुत ही गंभीर है दिल्ली का मामला। देश की राजधानी में मुश्किल हुआ सांस लेना। दिल्ली में सोमवार सुबह वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि दैनिक जीवन में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली में जनता को सांस लेने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अब नहीं होगी इन गाड़ियों की एंट्री। ग्रेप 4 लागू होने के बाद राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने पर भी निर्णय लेती है। ऑड इवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि यह जरूरी नहीं है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर जारी की एडवाइजरी। आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और BS6 डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहन प्रतिबंध के दायरे में होंगे। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर स्थायी रोक रहेगी। बढ़ते प्रदूषण के साथ कैलाश का इस्तीफा बना आपके लिए सिरदर्द। कैलाश गहलोत, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते वक्त पॉल्यूशन का मुद्दा उठाया था और बीजेपी लगातार प्रदूषण को लेकर आप सरकार को घेरती नजर आ रही है। विपक्ष ने प्रदूषण को लेकर किस तरह से बयानबाजी हो रही है, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण स्थिति भयावह है, चिंताजनक है और एक प्रकार से दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सामना है। लोग मुसीबत में हैं। स्कूल बंद हो गए हैं 9वीं कक्षा तक के। मुझे भी खांसी हो गई है पॉल्यूशन के कारण। घर में बैठ करके भी लोग सुरक्षित नहीं है। एयर प्यूरीफायर भी फेल हो गए हैं। घर के अंदर एयर प्यूरीफायर चल रहा है और पॉल्यूशन 500 के पार है। ये हालात हैं दिल्ली के। तो मैं समझता हूं कि आखिर हम जाए तो जाए कहां। आज दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोजगार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है
10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण से आज दिल्ली जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की है, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में शासन करते हुए भी प्रदूषण पर कोई एक कदम भी नहीं उठाया। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। बायोडिकम्पोजर लेकर घूमते थे, वो बोलते नहीं है उसके बारे में। 7,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हो चुकी है। आज दिल्ली की स्थिति देखिए। क्या दिल्ली में प्रदूषण दिवाली की वजह से हो रहा है? क्या दिल्ली में प्रदूषण यूपी हरियाणा के लोगों की वजह से हो रहा है? दिल्ली का प्रदूषण अंदरूनी कारण से हो रहा है। उस पर एक शब्द नहीं, उस पर एक काम नहीं। 450-500 पार AQI हो गया। ग्रैप 4 लागू होना मतलब कि कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से रोक लग गई। अब सोचिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या होगा, उनकी दिहाड़ी कहां से निकलेगी। स्कूल वगैरह जाने के लिए बंद कर दिया गया, बच्चों को घर में बिठाकर रखना पड़ेगा। बुजुर्ग जो है, लोग जो है वो वॉक के लिए पार्क में नहीं जा सकते। सेहत बनाने का तो दूर, बाहर निकले तो वो हवा से आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। और यही चीज यमुना को लेकर, पानी इतना प्रदूषित, 8,000 करोड़ खर्च पैसे, परंतु टॉक्सिक फोम गया नहीं। 25 तक ये लोग डुबकी लगाने वाले थे। अब तो मैं नहीं, बीजेपी नहीं, कैलाश गहलोत बोल रहे हैं कि प्रदूषण पे और यमुना पर फेल हो गए हम। उनकी भी बात नहीं मानते। तो ये जहरीली राजनीति है आम आदमी पार्टी की, जिसकी वजह से आज दिल्ली वासियों को इतना भुगतना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण के साथ दिल्ली सरकार पर फूटा जनता का गुस्सा। नेताओं की बयानबाजी जारी है। दिल्ली में प्रदूषण को यूपी और हरियाणा में पराली जलाना बताया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह से खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी प्रेस वार्ता में बाकी राज्यों में किस तरह से प्रदूषण है वो बताया, लेकिन दिल्ली वासी तो दिल्ली के प्रदूषण से परेशान है। वो किस तरह से इस दमघोटू हवा में सांस ले रहे हैं, उनको क्या तकलीफें हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। बुजुर्ग आदमी, छोटे बच्चों का बहुत दिक्कत हो सकती है उन लोगों को सांस लेने के लिए। मॉर्निंग वॉक तो अच्छा ही लगता है, मगर अभी ये थोड़ा पोल्यूटेड एयर है तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बाकी दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, आँखों में जलन भी होती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आंखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही हैं। और जब हम नौजवान होकर हमें ये दिक्कत हो रही है तो जो बूढ़े लोग होंगे, जो वृद्ध हैं, जो मतलब आपने रिटायर, जैसे यहाँ पर इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे अक्सर सर्विस जो रिटायर हो गए हैं अक्सर वो मॉर्निंग में आते हैं वॉक करने के लिए। तो वो लोग अभी मुझे इंडिया गेट के ये जो 1 किलोमीटर का रनवे है कोई दिखा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद दिल्ली बहुत ही खराब ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट्स ले, और ताकि थोड़ा दिल्ली में जो भी रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं और बड़े लोग रह रहे हैं, और सबके हालत बहुत खराब ही चल रहा है। पोल्यूशन बढ़ने की यही वजह है कि गाड़ियाँ हो गई, जितनी गाड़ियाँ हो गई हैं, काफ़ी गाड़ियाँ हो गई हैं। हर ऑफिस में, हर घर में AC, यही सारी वजहें हैं पोल्यूशन बढ़ने की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस समय पूरा भारत आपदा से गुजर रहा है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को देखना होगा और भाजपा को भी इसे गंभीरता से लेना होगा। प्रदूषण ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस समय पूरा उत्तर भारत भयंकर पराली जलाने की चपेट में है। भाजपा को समझना होगा कि केंद्र में उनकी सरकार है। इतने सालों से केंद्र में उनकी सरकार क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी को दोष देने के बजाय केंद्र सरकार क्या कर रही है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सिर्फ बयानबाजी से क्या हासिल होगा?
इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। इसका कारण देश भर में पराली जलाया जाना है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। उत्तर भारत के तमाम शहर बुरी तरह से प्रदूषित हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। देखिए, इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। पूरे देश में केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग, उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से? हर साल पिछले 7-8 साल से आप देखो पूरे देश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली तो पराली नहीं जलाती, दिल्ली में तो पराली होती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली, पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केवल विपक्ष की सरकारों को कोसने के अलावा केंद्र सरकार ने बता दो एक कदम उठाया हो कि भाई हमने नॉर्थ इंडिया को पराली के धुएं से मुक्त कराने के लिए ये कदम उठाए। और पराली आ कहां से रही है ये भी समझना पड़ेगा। पराली का धुआं आ कहां से रहा है? पूरे उत्तर भारत के राज्यों से आ रहा है, किसी एक राज्य से नहीं आ रहा। आपके हरियाणा से आ रहा है और ना सिर्फ आ रहा है बल्कि 23% बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, ना सिर्फ जल रही है बल्कि वहां पे 70% 60% पराली के मामले बढ़ गए। मध्य प्रदेश में इस बार सबसे रिकॉर्ड पराली के मामले सामने आए हैं पूरे भारत में। तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये राजनीति से काम नहीं चलेगा कि राजनीतिक बयानबाजी कर दी और पॉल्यूशन ठीक हो गया। केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है। जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। आज दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415,
बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो। आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। ये डीडीए ने एक बहुत सफल प्रयोग किया है, एंटी स्मॉग मिस्ट सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। द्वारका के अंदर करीब 550 मीटर में इसको लगाया है और इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लगाया गया है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे ये एक मिस्ट को जो है हवा में फैला रहा है, जिससे जो इतना स्मॉग है वो उसको कैच कर लेता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो खासियत वो ये है कि ट्रीटेड वाटर को लाया जा रहा है और एक टैंक में रखा जाता है। उस ट्रीटेड वाटर को आरओ सिस्टम में प्यूरिफाई करके फिर उसके बाद इसमें जो है लाया जा रहा है और उसको जो है प्रेशर के साथ स्प्रे किया जा रहा है। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अगर पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके के सिस्टम को लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत फर्क आ सकता है। छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का सुझाव। सीक्यूएम ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है। इसने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से ही काम करें। समिति ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का विकल्प पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही आदेशों में राज्य सरकारें कॉलेज बंद करने, गैर जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और वाहनों के लिए सम विषम नियम लागू करने का भी निर्णय ले सकती है। इसके अलावा लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ ही सुधारने के उद्देश्य से जीआरपी उपायों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद करने का आग्रह किया गया है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन हृदय मस्तिष्क कवाहिकी या अन्य पुराने बीमारियों वाले लोगों को जितना संभव हो घर के अंदर रहना चाहिए और बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही पूछा कि दिल्ली सरकार से जीआरपी 4 के तहत प्रदूषण को रोकने के उपायों को लागू करने में देरी क्यों की। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वे बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के प्रदूषण रोकने या कम करने के उपायों को हटाने या कम करने की अनुमति नहीं दे सकते। 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है AQI। गौरतलब है कि जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत AQI 450 को पार कर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। दिल्ली NCR में रविवार को AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI.in के अनुसार दिल्ली का AQI सुबह 8 बजे 477 था, जो शाम को 548 हो गया। इसके अलावा अलीपुर का AQI 586, आनंद लोक का 586, आनंद पर्वत का 521, आनंद विहार 608, अशोक विहार फेज 1 का 549, बवाना औद्योगिक क्षेत्र का 534, भलसवा लैंडफिल का 508, ग्रेटर कैलाश का 586, ITI शाहदरा का 608, कालकाजी का 646 और PGT कॉलेज का 701 है। वहीं सोमवार को दिल्ली में AQI 481 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। अशोक विहार में 495, शादीपुर में 474, भावना में 495, रोहिणी में 492, वजीरपुर में 490, जहांगीरपुरी में 384, नेहरू नगर में 494, आनंद विहार में 487 और ITO में 467 दर्ज हुआ है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था।
सोमवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन के नेताओं की कई बड़ी रैलियां थीं। इसी दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर जोरदार पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। एक है तो सेफ है पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को धारावी परियोजना को लेकर पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी। उस पर लिखा था एक है तो सेफ है। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी और दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने ये कहा कि पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। सेफ है तो कौन है? अडानी जी सेफ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक है तो सेफ है के नारे को अच्छे से समझाया है। एक कौन है? वह नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन है? अडानी जी हैं, सेफ है। कष्ट किसको होगा? तो धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसको होगा? तो धारावी की जनता को होगा। हिंदुस्तान की छोटी और मध्यम उद्योग जिसका प्रतीक धारावी है, उसे एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को दिए जाएंगे। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं की मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए जमा करेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7000 रुपए प्रति क्विंटल। जाति जनगणना जो हम तेलंगाना, कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम इसे महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। महाराष्ट्र का जो चुनाव है विचारधारा का चुनाव है और 1-2 अरबपति और गरीबों के बीच में चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ चले जाए। एस्टिमेट है 1 लाख करोड़ का एस्टिमेट है। 1 अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए देने की बात है। ये बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूं। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को मदद की जरूरत है। रोजगार, महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है, हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं, वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे। हम जानना चाहते हैं और महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि किसकी कितनी यहां पे भागीदारी है, कितना पार्टिसिपेशन है, किसकी कितनी आबादी है। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार इसको करे। पार्लियामेंट हाउस में मैंने साफ बोला है, नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। ये देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 50% एस्टिमेट है, 50% पिछड़ा वर्ग है। उनकी कहीं पार्टिसिपेशन नहीं है, सरकार में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं है, मीडिया में नहीं है। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो कास्ट सेंसस सेंट्रल पिलर है हमारी स्ट्रेटेजी का। हमने पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा है 50% रिजर्वेशन की दीवार भी हम तोड़ देंगे। वो भी प्रधानमंत्री करना नहीं चाहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा यहाँ एक स्कीम है जो राजस्थान में बहुत सक्सेसफुल था। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को
ऑपरेशन की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, एमआरआई की जरूरत हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत हो, 25 लाख रुपए तक की फैसिलिटी हमारी सरकार प्रोवाइड करेगी। और फाइनल जो युवा हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने, नोटबंदी ने, जीएसटी ने जिनको बेरोजगार किया है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 4,000 रुपए का मंथली और 2.5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उनको हम कमिट कर रहे हैं कि उनको हम आपके हवाले करेंगे। महायुति है तो प्रगति, उन्नति, खुशहाली और विकास है। वहीं आखिरी दिन महाराष्ट्र की नवी मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। प्रगति, उन्नति, खुशहाली और विकास है। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने उद्धव और अघाड़ी को चुनौती देते हुए कहा कि तुम 2 साल अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति दी है कि इस बार महायुति 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 हर जगह। और मैं ये भी कह सकता हूं कि महायुति है तो महाराष्ट्र को गतिशील सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाने का माध्यम है। अगर महायुति है तो प्रगति है, अगर महायुति है तो उन्नति है, अगर महायुति है तो महाराष्ट्र की खुशहाली और विकास है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विषय सरकारों के आने जाने का नहीं है, विषय सिर्फ मंदाताई जी को विधायक बनाने का नहीं है, विषय है महाराष्ट्र के भविष्य को आगे बढ़ाने का है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपके सामने बड़े विश्वास के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि महायुति और एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति, एक नई राजनीति की परिभाषा, एक नए काम करने का तरीका, इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। आज आप शिंदे जी को सुन रहे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उद्धव और अघाड़ी को चैलेंज करके कहा, 2 साल तुम अपने बताओ, 2 साल हम अपने बताएंगे। ये हमने नई संस्कृति। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, यहाँ से प्रियंका गांधी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को चुनाव होगा। पंजाब की भी 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों पर प्रचार थम गया है। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी के नेताओं की चुनाव प्रचार के दौरान की गई मेहनत रंग लाएगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।